नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव का तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। इसी बीच आज चिरमिरी में कांग्रेस की स्टार प्रचारक और महासचिव प्रियंका गांधी का आगमन हुआ। आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण होने जा रहा है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों को प्रचार प्रसार के लिए उतारा है। सर्वप्रथम मैं कोरिया जिला और मनेन्द्रगढ़ जिला की जनता जनार्दन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से 40,000 से अधिक संख्या में जनता ने इस मंच के सामने उपस्थित होकर हम सभी कांग्रेस जनों का उत्साह बढ़ाया और प्रियंका गांधी जी को जिस तन्मयता से सुना इस न्याय रैली में, उसके लिए मैं क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम हमारा पूरी तरीके से सफल रहा और प्रियंका जी ने जो संदेश दिया है, निश्चित तौर से वो पूरे कोरबा लोकसभा नहीं, पूरी देश की लोकसभा में ये संदेश यहाँ से जाएगा और देश की जनता इस बार मोदी जी को उखाड़ फेंक कर वहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार को बैठाएगी वहाँ पे दिल्ली। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रचारक प्रियंका गांधी जी आ रही हैं। हमारे साथ जुड़े हुए एमसीबी जिला के जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव जी, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ कल का कार्यक्रम रहेगा। आपको एनबी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद आपको। कल स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी जी आ रही हैं, क्या कहेंगे? कल हमारी प्रिय नेता, जन जन की प्रिय नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव सम्माननीय प्रियंका गांधी जी का आगमन कोरबा लोकसभा क्षेत्र के चिरमिरी में हो रहा है और ये हम सभी लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि गांधी परिवार से कोई पहली बार चिरमिरी में आ रहा है। चिरमिरी की जनता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, आमजन इस बात को लेकर बहुत उत्साहित है और हम सब इसकी तैयारियों में लगे हैं। क्या कुछ रहेगा कल की तैयारी को लेकर? कल की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो 5 न्याय संकल्प दिया है, उन्हीं बातों को रखने सम्माननीय प्रियंका गांधी जी कल यहाँ पर चिरमिरी की जनता के बीच में आ रही हैं और कांग्रेस की 5 गारंटी जो हैं, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, बेरोजगार युवकों के लिए, महिलाओं के लिए नारी सम्मान योजना, इन सभी योजनाओं के विषय में वो विस्तार से कल बताएंगे यहाँ पर। तो ये थे जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव जी, जो कि एमसीबी जिला के हैं। कल स्टार प्रचारक धुआंधार प्रचार होना जा रहा है। यहाँ पहली बार चिरमिरी के डोमनियर ग्राउंड में कल प्रियंका गांधी जी आ रही हैं। एनबी न्यूज के लिए उदिशन पाल, एमसीबी। तो बता दें कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। इसी बीच आज चिरमिरी में कांग्रेस के स्टार प्रचारक और महासचिव प्रियंका गांधी का आगमन हुआ। आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण होने जा रहा है। उज्जैन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सुबह उज्जैन पहुंचे। वह सबसे पहले शिप्रा नदी के तट अखाड़ा घाट पहुंचे, जहां उन्होंने शिप्रा नदी में नहान भी किया और शिप्रा नदी में गोता लगाकर तैरते हुए भी नजर आए। बता दें कि कई दिनों से शिप्रा नदी को लेकर राजनीतिक मुद्दा चल रहा था। विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा कि शिप्रा में गंदे नाले मिलते हैं और कान्हा नदी की गंदगी मिलती रहती है। इस बीच आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे और शिप्रा नदी के तट पर स्नान किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बलरामपुर दौरे पर तीसरे चरण के प्रचार प्रसार के अंतिम दौरे में सीएम ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इसके बाद वे शंकरगढ़ का काका लरंग साय स्टेडियम के मैदान में लोकसभा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पक्ष में जनसभा करेंगे।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के एक दिवसीय सरगुजा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान वे सरगुजा लोकसभा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के लिए प्रचार करते हुए नजर आए। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कोरबा लोकसभा सीट को लेकर कहा कि कोरबा लोकसभा सीट भले ही प्रोफाइल सीट हो, लेकिन कोरबा लोकसभा सीट बड़े अंतर से जीतेगी। वहीं कोरबा लोकसभा ही सीट नहीं, छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट बीजेपी जीतेगी और 11 कमल फूल नरेंद्र मोदी को भेंट करेंगे। साथ ही कहा कि जिस तरीके से प्रदेश में भाजपा की सरकार ने 3 महीनों में मोदी की गारंटी पर काम किया है और जिस योजनाओं के हितग्राही रहे उनके खाते में रुपए डालने का काम प्रदेश मुख्यमंत्री ने काम किया है। आप लोग इतना गंभीरता से क्यों लेते हैं कांग्रेसियों के इस तरीके के भाषण को? इन लोगों ने कब अच्छी बात कही है? इन लोग ने ये हमेशा तो इसी प्रकार की बातें करते हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी के सर फोड़ने वाली बात कौन करा? प्रधानमंत्री जी के मौत की कल्पना करने वाला बात कौन कहता है? प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर कहने वाला कौन है? आज प्रधानमंत्री जी हमारे देश के नहीं, विश्व के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं। विश्व के बड़े बड़े ऐसे प्रगति के प्राप्त कर चुके देश जो है वो आदरणीय मोदी जी से सलाह मशवरा करते हैं। कहीं भीषण 2 देशों में युद्ध होता है तो युद्ध विराम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास आते हैं। अरे ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अमर्यादित भाषा का उपयोग करना और भगवानों के ऊपर और जिस तरीके से ये तुलना करते हैं, कांग्रेस का कल्चर है, वो तो ऐसे ही करेंगे। उनके पास बोलने के लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जनता के हित में कोई काम नहीं किया उन्होंने। 5 साल कांग्रेस की सरकार यहाँ थी। लूट, भय, भूख, भ्रष्टाचार, आतंक, सभी प्रकार की सीमा रेखाएं पार करेगी। तो 5 साल में जनता ने उतार के फेंक दिया। बालाघाट जिले में खाद्य व्यापारियों के द्वारा अनेक दैनिक उपयोगी खाद्य सामग्री के परिवहन में टैक्स चोरी करने का खेल खेला जा रहा है, जो बिना किसी वैधानिक बिल वाउचरों के महानगरों से सामग्री बलवाकर बिक्री कर देते हैं, जिसका मंडी समिति को शुल्क भी प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसा करके कुछ व्यापारी खाद्य सामग्रियों के अवैध परिवहन व भंडारा करने में कामयाब होते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच कृषि उपज मंडी बालाघाट की टीम ने महाराष्ट्र नागपुर के काटोल से मूंगफली और दाल लेकर आए ट्रक को एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के सामने खड़ा पाया, जिसके चालक से ट्रक में भरे माल व आवश्यक दस्तावेज के बारे में जानकारी मांगकर जांच की गई। इस दौरान चालक राजेश गिरी के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले, जिसके बाद मंडी समिति की टीम ने फर्म संचालन लोकुमल किशन नामल वाधवानी के विरुद्ध अवैध परिवहन का प्रकरण में पंचनामा तैयार कर कुल 19,250 का जुर्माना किया। इसमें जो है एक जो गाड़ी थी ये बालाघाट से समझ लो बाहर से आई थी। मैं ऐसे घूम रहा था तो देखा एक गाड़ी खड़ी है श्याम टाकीज के सामने। तो मैं उससे ड्राइवर से पूछा तो उसके पास कोई कागज़ नहीं थे। उसके द्वारा बताया गया कि इसमें फल्ली दाना है 50 कट्टा। उससे पूछा गया, उसके पास कोई कागज़ नहीं थे तो उस पर कार्रवाई की गई है। 5 गुना मंडी टैक्स लिया गया है। किसके नाम से ये गाड़ी यहाँ पर आई थी? ये जो रसीद कटी है ये लोकुमल किशनामल वाधवानी बालाघाट, इस फर्म में ये फल्ली दाना आया था। क्या लगता है, क्या अवैध परिवहन से संबंधित ही है, क्या और भी इसमें कुछ इलीगल कुछ है? हाँ, इसमें तो अब यही है कि कागज नहीं होंगे तो अवैध परिवहन ही कहलाएगा। तो लगातार शिकायतें भी आती है टैक्स चोरी के समय। एक हाथ महीने में कितनी कार्रवाइयाँ हो जाती है? कार्रवाइयाँ तो बहुत हो जाती है यार। अब क्या है, जैसे जैसे सूचना मिलती है या कहीं मिल जाती है गाड़ियाँ, उस आधार पे हम लोग कार्रवाई कर लेते हैं। जैसे आज कार्रवाई की गई है। क्या वजह हो सकती है कि सर इस प्रकार लोग मतलब अवैध काम कर रहे हैं बिना टैक्स पे करे? नहीं, व्यापारी लोग, सभी लोग अवैध काम नहीं करते हैं। तो क्या है, कुछ लोग कभी मिल जाते हैं टैक्स चोरी, हाँ, टैक्स बचाने के चक्कर में। तो उसी चक्कर में एक गाड़ी पकड़ी गई, उस पर 5 गुना की कार्रवाई की गई है। लगभग इस पे 16,000 कुछ रुपए का टैक्स वसूला गया है। अब बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। अयोध्या में इन दिनों दूर दराज से राम भक्तों का लगातार आना जारी है, जिसको देखते हुए रेल प्रशासन ने तमाम नई ट्रेन शुरू करने के साथ साथ यहां आने वाली अन्य ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए हैं। वंदे मातरम
वंदे भारत, अमृत भारत जैसी तमाम ट्रेनें अयोध्या से दिल्ली, मुंबई के साथ साथ बिहार, कोलकाता के लिए आ रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को तमाम सुविधाएं प्राप्त होने लगी हैं। आने वाली गर्मी की छुट्टियों के लिए भी अयोध्या कैंट वे अयोध्या धाम स्टेशन के लिए कुछ स्पेशल ट्रेन चलाने का रेलवे ने मन बना लिया है, जिसको लेकर रेल विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद अयोध्या में रामलला के दर्शन हेतु राम भक्तों की भारी भीड़ अयोध्या पहुंचने की संभावना है। इस समय हम अयोध्या कैंट स्टेशन पे खड़े हैं, जहां पे लगातार ट्रेनों का आवागमन जारी रहता है। एक समय ऐसा था कि इस रूट पर काफ़ी कम ट्रेनें थी, लेकिन रामलला के मंदिर निर्माण के बाद जो है इस रूट पे भी काफ़ी ट्रेनें बढ़ा दी गई हैं। और अगर हम बात करें ट्रेनों की, तो यहाँ पे वंदे भारत, अमृत भारत जैसी तमाम ट्रेनें हैं और आगे आने वाले समय में और भी ट्रेनें यहाँ बढ़ाई जाएंगी। यात्रियों को अयोध्या आने की काफ़ी सुविधा होगी। और अगर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि अभी भी ट्रेन जा रही है। अभी कुछ देर पहले वंदे भारत यहाँ से गुजरी है और अब ये अयोध्या कैंट से दिल्ली के लिए भी ट्रेन जो है यहाँ से रवाना हो रही है। और चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो साउथ में जाना हो, चाहे वो मुंबई जाना हो, कहीं जाने के लिए भी ट्रेनों का यहाँ पे काफ़ी आवागमन होने लगा है। ट्रेन की सुविधाएं अयोध्या स्टेशन से बढ़ा दी गई हैं, चाहे वो अयोध्या धाम का स्टेशन हो, चाहे वो अयोध्या कैंट का स्टेशन हो। दोनों स्टेशनों के बीच में काफ़ी कम दूरी है, जिसको लेके यहाँ पे ट्रेनों का आवागमन काफ़ी बढ़ाया गया है। और आगे आने वाला जो ग्रीष्मकालीन समय है, जहाँ पे कि गर्मियों की छुट्टियां भी होने वाली है, जिसमें उसमें भी जो है कुछ स्पेशल ट्रेनें यहाँ से जो है मुंबई, दिल्ली और साउथ के लिए चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों को आने जाने में सुविधा हो और लोग जो है अपनी यात्रा को सुगम तरीके से कर सकें। अयोध्या से ANB न्यूज़ के लिए। मिर्जापुर 7वें चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 7 मई से नामांकन होगा। वहीं जिला मुख्यालय पर नामांकन के लिए जिला प्रशासन ने पूर्ण तैयारी कर ली है। बता दें कि नामांकन स्थल का पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस फोर्स के साथ नामांकन स्थल SP पहुंचे। वहीं नामांकन स्थल का निरीक्षण कर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। भरने को लेके कब से भरा जाएगा इसको? ये जो लोकसभा सामान्य चुनाव चल रहे हैं, उसके दृष्टिगत जनपद मिर्जापुर में आखिरी चरण में चुनाव है और 7 मई से यहाँ नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। उसी की जायज़ा लेने के लिए उसका कैसे ड्यूटियाँ लगी हैं, कहाँ पे हमें जो पार्किंग बनाई जाएगी, ट्रैफिक लाइट कैसे डाइवर्ट किया जाएगा, इसके अलावा जो आचार संहिता जो है उसमें उसका पूर्णतः अनुपालन हो, उसके जो शर्तें हैं उसके तहत किस तरीके से हम लोगों को रेगुलेट करेंगे, लोगों के पैसेज को, वो सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस की गई हैं और संपूर्ण तैयारियाँ हम लोगों द्वारा कर ली गई हैं। और जो नामांकन प्रक्रिया है और जो चुनाव है बिल्कुल सकुशल और शांतिपूर्वक ढंग से कराई। सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था किए गए हैं? देखिए, इसमें हम लोगों ने ट्रैफिक को लेकर सबसे पहले तो हम लोगों ने इस तरह से व्यवस्था कर दी है कि कोई ऐसा कोई अवांछनीय तत्व यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा। दूसरी बात, हम लोगों ने PSC का डिप्लॉयमेंट किया है। हमारे जो सक्षम लेवल के अधिकारी हैं वो हर जगह लगे हुए हैं। सिविल ड्रेस में भी लोगों को हम लोगों ने लगाया है और लगातार हम लोग एक रूटीन एक्सरसाइज के रूप में ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं जो किसी भी प्रकार से विघ्न डाल सकते थे। उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है, तो इसलिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। थैंक यू। मिर्जापुर जनपद में 7वें चरण में मतदान होना है। इन्हीं सभी सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया। साथ ही आपको बताते चले कि मिर्जापुर जनपद में 7वें चरण में मतदान होना है। 7 मई से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगा। इसी सभी तैयारी को लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला मुख्यालय का निरीक्षण किया गया। साथ ही अपने पुलिस बल अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देशित करते हुए बताया कि वाहन पार्किंग से लेकर रूट डायवर्जन तक हमारे पुलिस अधिकारी जवान तैनात रहेंगे। साथ ही सादे वर्दी में भी पुलिस तैनात रहेंगे। साथ ही जिला मुख्यालय में नामांकन स्थल बनाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अवांछित व्यक्ति गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। मिर्जापुर से NB न्यूज रिपोर्टर राम कुमार।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के AI डीपफेक वीडियो बनाकर सोशल साइट्स पर एक वायरल करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नोएडा के सेक्टर 49 के बरोला के रहने वाले युवक श्याम किशोर गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि मूल रूप से लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने अपने आधिकारिक बयान में बताया कि आरोपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का AI डीप फेक वीडियो बनाकर सोशल साइट्स पर वायरल किया था, जिसकी जांच नोएडा साइबर थाना पुलिस द्वारा की गई थी। वहीं नोएडा STF के एडिशनल SP राजकुमार मिश्रा की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच की जा रही है कि आखिर उसने किसके कहने पर CM का डीप फेक वीडियो बनाया। सोशल मीडिया पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का AI जनरेटेड एक डीप फेक वीडियो अपलोड कर वायरल किया जा रहा था। उक्त प्रकरण में थाना साइबर क्राइम कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पर अभियोग भी पंजीकृत किया गया। प्रकरण की जांच UP STF द्वारा की गई, जिसमें अभिसूचना संकलन के उपरांत आज दिनांक 2 मई को अभियुक्त श्याम गुप्ता निवासी बरौला सेक्टर 49 गौतम बुद्ध नगर मूल निवासी लखीमपुर खीरी को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त द्वारा भ्रामक व आपत्तिजनक तथ्यों का प्रसार करने हेतु उक्त वीडियो तैयार कर अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा था। अभियुक्त से गहन पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना साइबर क्राइम नोएडा द्वारा की जाएगी। नोएडा में 1 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के AI डीप फेक वीडियो बनाकर वायरल करने के बाद सोशल मीडिया पर लगातार वायरल किया गया था, जिसके बाद नोएडा की साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद STF ने भी इसकी तफ्तीश शुरू की, जिसके बाद नोएडा के सेक्टर 49 बरौला निवासी श्याम किशोर गुप्ता को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने अपने आधिकारिक बयान में बताया है कि मुख्यमंत्री का आपत्तिजनक और डीप फेक वीडियो बनाने के बाद नोएडा के साइबर थाना पुलिस ने इसकी जांच की थी। इसके साथ ही नोएडा के STF के एडिशनल SP राजकुमार मिश्रा और उनकी टीम ने आज आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जांच की जा रही है कि आखिर इसने डीप फेक वीडियो किसके कहने पर बनाया था और इसके पीछे क्या मंशा थी। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि वो इसकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में काफी कुछ चीजें सामने निकल कर आई हैं और इसके बाद इसके आगे की वैधानिक कार्रवाई नोएडा के साइबर थाना पुलिस द्वारा की जाएगी। ग्रेटर नोएडा से ANB न्यूज के लिए अकरम खान। बहराइच के कोतवाली नानपारा के रूपीडीहा नानपारा हाईवे स्थित ओवरब्रिज पर 2 बाइकों की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक सवार तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज बहराइच मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? शाहजहांपुरवा दाखला सोलहिया थाना थाना रुपया। अच्छा, ये मृतक कौन है आपका? ये मृतक हमारे साड़ू का लड़का क्या नाम था? सुरेंद्र कुमार वर्मा। क्या उम्र थी? 20 से 22 वर्ष। अच्छा, कैसे मौत हुई, क्या हुआ था? ये नानपारा आया था किसी काम से, घूमते घूमते ओवरब्रिज पे एक्सीडेंट हो गया। किस चीज़ से था ये? बाइक से था। कहाँ गए थे ये? नानपारा आया था। कितने लोग की मौत हुई इस हादसे में? एक सामने वाले की हुई और एक इसकी हुई। घायल कौन है? घायल एक लड़का है। क्या नाम है भाई तुम्हारा? क्या नाम है? शादाब। कहाँ के रहने वाले हो? नानपारा भाई। अच्छा, थाना कौन सा लग रहा है? नानपारा। क्या हुआ, किसकी मौत हुई, कैसे हुई, क्या हुआ था? एक्सीडेंटल केस है भाई, 2 आमने सामने से एक्सीडेंट हुआ है। एक बाइक पे 2 लोग थे, एक बाइक पे 1 लोग थे। हमारा भाई जो था वो सिंगल था और सामने 2 लोग थे। आमने सामने से गाड़ी लगी, 2 लोग ऑन स्पॉट वही जगह पे। कौन? एक हमारे भाई और एक सामने वाली पार्टी की तरफ से। अच्छा, कितने लोग घायल हैं? 1 लोग घायल है, 2 लोग ऑन स्पॉट खत्म। क्या नाम था जिनकी मौत हुई है? हमारे भाई का नाम है ताजू। क्या उम्र थी? ताजू की उम्र 35 साल। ये कहाँ के निवासी हैं ये? नानपारा। ये हादसा कहाँ पर हुआ है? नानपारा ब्रिज पे, नई वाली ब्रिज बनी है रुपया जाने वाली, उसी पे। कहाँ गए थे ये?
कोई काम से निकले थे, क्या पता तगादा निकले थे कि क्या। ये घर से निकले थे यही बोल के कि हम आ रहे हैं, तो ब्रिज की तरफ गए थे उधर तगादा लेने घर पे। हम तो जी हम जानते नहीं, वो तो सामने। शहर में एक आवारा सांड ने उत्पात मचाया, जिससे कई लोग जख्मी हुए। सड़क पर घूम रहा सांड राहगीरों को दौड़ा कर उन पर हमला करने लगा। लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी सांड ने हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने इसकी सूचना नगर पालिका व पशु विभाग की टीम को दी। सोनभद्र के दूधी नगर रेलवे स्टेशन से बुधवार शाम गुजर रही कोयला लदी मालगाड़ी के छठे वैगन में संदिग्ध परिस्थितियों में धुआं उठता देखा गया। रेल कर्मियों ने प्लेटफॉर्म 3 पर पहुंचकर प्राइवेट पानी के टैंकर से वैगन में लगी आग बुझाई। हरदोई में अपरक्षित महिला डॉक्टर के झांसे में आई प्रसूता महिला के पेट में ही बच्चे की मौत हो गई। महिला की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। विकास खंड कोथावा के जानकी नगर गांव के निवासी रंजीत की पत्नी पिंकी को प्रसव पीड़ा के दौरान परिजन सीएचसी हॉस्पिटल ले गए थे, जिसके बाद मरीज पिंकी को सीएचसी से जिला मुख्यालय भेज दिया गया। इस बीच बैनीगंज के बाजार टोला के अवैध रूप से डिलीवरी सेंटर चला रही झोलाजा महिला डॉक्टर संपर्क में आ गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। मामला तुम्हारी पत्नी वाला क्या है? मामला क्या था सर, हम पहले सीएससी पे गए थे, वहाँ से जो है उन्होंने जवाब दे दिया। उसके बाद हम लोटस हॉस्पिटल ले गए तो उन्होंने सर्जरी के लिए बताया और हम सोच रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो हमारी इनसे फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने जिम्मेदारी ले ली पूरी, कहने लगे हम नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे। वहाँ से हम यहाँ लेके आए थे, तब से दिलासा ही दे रही हैं। हम तो अंदर जाने वाले नहीं हैं, सारी लेडीज़ें अंदर थीं। हम तो जो भी लेडीज़ बाहर आ रही थी उससे पूछ रहे थे, तो कह रही थी हो जाएगा वो बता रही हैं। ऐसे ही दिलासा देती रही। अभी सबसे लास्ट में एकदम जवाब दे रही, कह रही बच्चा भी ख़त्म हो गया, कहीं भी ले जाओ, ऑपरेशन करवा के निकलवाओ। पेशेंट आपका कौन है? हमारी वाइफ है। क्या नाम है? इनकी उम्र क्या है? उम्र 22 साल हो। लेके कहाँ गए थे? सबसे पहले सीएससी को था, वहाँ जानकी नगर के रहने वाले हैं। क्या डिलीवरी का मामला था? जी। उसके बाद लोटस हॉस्पिटल गए थे, वहाँ से ये अपनी बोलेरो में लेके आई हैं। तो वहाँ ये लोटस पे आपको मिली क्या? जी, हमारी फ़ोन पे बात हुई थी ना, तो ये वहीं हमें मिली थी जाके अपनी गाड़ी से, वहीं से अपनी गाड़ी में लेके आई पेशेंट को। नमस्कार।